কোনো কাজ করে না। যদি আগের বারেও কেউ বিজেপিকে ভোট দিয়ে থাকে, এবারে অন্তত দেবেন না দয়া করে। बंगाल के सियासी फलक पर एक ऐसी शख्सियत जिसने साधारण सी हवाई चप्पल पहनकर सत्ता के गलियारों में असाधारण इबारत लिखी, ममता बनर्जी। सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संघर्ष की वो प्रतिध्वनि जिसने दशकों पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया था। তৃণমূল বিজেপি চোখে দেখবে সর্ষের ফুল, বিজেপিকে করতে হবে নির্মূল। सादगी को अपना हथियार बनाने वाली दीदी ने सोशल इंजीनियरिंग के उस सूत्र को पहचाना जो बंगाल की माटी से जुड़ा हुआ था। लेकिन 2026 के चुनावी शोर में दीदी के खिलाफ उठा गुस्से का गुबार बंगाल की सियासत की बदलती हुई तस्वीर उकेर रहा है। I salute to all of my brothers and sisters. I salute to you. बंगाल की तंग गलियों से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा किया संघर्ष के साथ, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर कहलाई जाती हैं। एक साधारण शिक्षक परिवार से निकलकर एक साधारण सा व्यक्तित्व और फिर विपक्ष की एक सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरना। उसका नाम है ममता बनर्जी। सफेद साड़ी, चप्पल और व्यक्तित्व ये कि संघर्ष की लड़ाई लड़ी। हवाई चप्पल, सफेद सूती साड़ी और कंधे पर एक झोला। पहली नजर में किसी साधारण सी महिला की तस्वीर आपको लग सकती है, लेकिन ये पहचान है उस शख्सियत की जिसने भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत किलों को ध्वस्त कर दिया। ममता बनर्जी, जिन्हें भारतीय राजनीति की दीदी कहा जाता है। ममता बनर्जी की कहानी महलों से नहीं बल्कि सड़क के संघर्ष से शुरू होती है। आज कलकत्ता में हूँ और आज यहाँ पर लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। एक धड़ा है जो दीदी को बेहद चाहता है और दीदी नहीं अपनी माँ मानता है। शायद ये उनका व्यक्तित्व है ममता बनर्जी का कि उन्होंने लोगों के दिल में दीदी और वो दीदी जो कोलकाता में माँ के समान होती है उसका रोल निभाया। बंगाल के चुनावी मैदान में दीदी जहां चौका मारने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि बंगाल की धरती परिवर्तन की मांग कर रही है। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई सभी बहनों बेटियों का वंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। और इस बार पश्चिम बंगाल का सियासी गणित दिग्गजों की समझ से भी बाहर की बताई जा रही है। इस बार बंगाल में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल सियासी कंगूरों पर खड़ा है।
अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। ममता बनर्जी, जिसने अपनी सियासत की शुरुआत 35 साल के लाल शासन को खत्म कर कर करी, जो कि आसान नहीं था, और आज 15 साल तक सत्ता पर काबिज है। जब आज सियासत की बात होती है, चुनाव सर पे खड़ा होता है, तो हम भवानीपुर में घूमते हैं और यहाँ पर लोगों के अलग अलग मायने हैं, बात है। ऐसे में ममता दीदी इस बार क्या बीजेपी को एक बार फिर चकमा दे पाएंगी? क्या अपने सत्ता के शासन को बचा पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम भवानीपुर में घूमकर दीदी के शासन में क्या अच्छा रहा, क्या कमियां रही, लोग क्या चाहते हैं, ये आज हम समझेंगे कि आज की सियासत में ममता दीदी किस जगह खड़ी हैं और क्या वास्तव में बीजेपी का तमाम कुनबा कुछ बदलाव कर पाएगा दीदी के गढ़ में। ये सवाल है जिसका जवाब मैं इस शो के अंत में आपको जरूर दूं। আমরাই জিতবো এই 26 সালে। আগের বারের থেকেও তৃণমূল আরো বেশি সিট পাবে, এটা মাথায় রাখুন। এটা जिस बंगाल ने ममता बनर्जी को लगातार 3 बार सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, आज 2026 के चुनाव में उसी बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पिछले चुनाव से ममता बनर्जी का सियासी ग्राफ काफी तेजी से नीचे खिसक रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में दीदी की चमक क्या धुंधली पड़ रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो स्ट्रीट फाइटर जो कभी जनता के हक के लिए सड़कों पर लहूलुहान हो जाती थी, अब सत्ता के गलियारों में गुम हो गई? क्या ममता बनर्जी अपनी सियासत की बुनियाद यानी माँ, माटी, मानुष का नारा भूल चुकी हैं? এবার বলে যাচ্ছি, বদল নয় বদলা চাই, ভোটের মাধ্যমে। बंगाल के चौराहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या शारदा और शिक्षक भर्ती जैसे घोटालों के दाग ने ममता बनर्जी की उस छवि को धुंधला कर दिया जो इनकी सादगी पर टिकी थी। माँ, माटी, मानुष का नारा अब भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज के आरोपों के नीचे दब रहा है। 2026 के चुनाव की दहलीज पर खड़ा बंगाल आज सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई सत्ता बदली थी या सिर्फ चेहरा बदला था? ममता का सियासी ग्राफ आज उस मोड़ पर है जहां साख बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां पर ईंट भट्टा का पूरा इंडस्ट्री हमारे यहां श्यामपुर में बड़ा था, बंद हो गया। इसका कारण जानते हैं आप? सिंडिकेट का टैक्स, भाईपो टैक्स। सीमेंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ईंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। पंखा लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। बल्ब लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ये भाईपो टैक्स बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? भाइयों बहनों, आप 4 मई को सरकार बना दो, हम सारे सिंडिकेट वालों को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे। दरअसल बंगाल में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे 2021 का नंदीग्राम चुनाव है। वो नंदीग्राम जिसने ममता को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, लेकिन उसी नंदीग्राम में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने दीदी को ऐसी कड़ी टक्कर दी और नंदीग्राम की जमीन दीदी के पैरों से खिसक गई और पूरी दुनिया ये देखती रह गई। नंदीग्राम विधानसभा चुनाव 2021, ममता बनर्जी 1,08,808 वोट, जबकि शुवेंदु अधिकारी 1,10,764 वोट पाए थे। यानी ममता बनर्जी को 47.64% वोट मिला, जबकि शुवेंदु अधिकारी को 48.49% वोट मिला और ममता बनर्जी करीब 1,956 वोटों से हार गई। खैर 2021 में बंगाल की जनता ने टीएमसी को पसंद किया। ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ी और जीत गई। तो इस बार बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र भवानीपुर बन चुका है।
ये सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से ममता दीदी 3 बार जीत दर्ज कर चुकी है। चौथी बार मुकाबला आसान नहीं दिख रहा है। भवानीपुर का सियासी गणित समझिए। भवानीपुर का समीकरण, यहाँ कायस्थ 26.2% है, मारवाड़ी 10.4% है, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 7.6% है, मुस्लिम मतदाता 24.5% है और पूर्वी भारत के प्रवासी 14.9% है, जबकि अन्य वोटरों की संख्या 14.4% है। और कहा जा रहा है कि भवानीपुर में धर्म के नाम पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि भवानीपुर में किस समुदाय के कितने % वोट हैं। भवानीपुर में बंगाली हिंदू 42% हैं, गैर बंगाली हिंदू 34%, मुस्लिम 24%। कहा जाता है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भवानीपुर के ये आंकड़े ममता बनर्जी के लिए परेशान करने वाले हैं। जिस भवानीपुर को दीदी का अभेद दुर्ग कहा जाता था, वहां जीत की दीवार अब दीदी के हाथ से जाती नजर आ रही है। 2021 उपचुनाव में ममता सिर्फ 58,000 वोट से जीती थी, लेकिन उसके बाद भवानीपुर में SIR में करीब 44,000 वोट कट चुके हैं। 14,154 संदिग्ध वोटर्स की भी जांच हुई है। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो ममता की जीत का फासला बेहद कम हो जाता है। अगर 2021 उपचुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो ममता 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड पर बाजी मारी थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 149 पर आगी थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर टीएमसी की लीड केवल 8,297 की रह गई। भवानीपुर में संकेतों की लड़ाई भी लड़ी जाती है। बीजेपी के जय श्री राम के झंडे के जवाब में यहां टीएमसी ने पीले रंग में जय जगन्नाथ और जय बांग्ला का पोस्टर लगाया है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण में अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ममता बनर्जी लगातार भवानीपुर में सड़कों पर उतरकर जनता से आशीर्वाद ले रही हैं। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। साल 1984 देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति की लहर थी और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पे कम्युनिस्टों का लोहा माना जाता था। जादवपुर सीट पर मुकाबला था और वहां पर वामपंथियों के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी बनाम 29 साल की एक लड़की ममता बनर्जी। मुकाबला इतना जबरदस्त हुआ कि देश हैरान रह गया जब इस जॉइंट किलर ने सोमनाथ चटर्जी को उनके गढ़ में ही शिकस्त दे दी और तब जाके भारतीय राजनीति को एक नाम मिला, जो नाम था ममता बनर्जी। और आज 15 साल बाद भी ममता दीदी नाम से कहलाए जाने वाली ममता बनर्जी बंगाल के दिल में तो बसती है, लेकिन वो क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी ने मां माटी मानुष को उनके खिलाफ ये नारा खड़ा कर दिया और आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने आंख में आंख डाल के इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 15 साल के लंबे शासन के बाद ममता दीदी बंगाल के दिल में बसती हैं। उनकी सफेद साड़ी, सादा जीवन और सड़क से सत्ता तक का सफर आज भी बंगाल के घर घर की कहानी है। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में भावनाएं हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। आज बंगाल के चौक चौराहों पर एक ही सवाल तैर रहा है कि जिस माँ माटी मानुष के नारे ने ममता को बंगाल का मसीहा बनाया, आज बीजेपी ने उसी नारे को उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप गुंडों को डराने की जगह हमारे दीदी लोग को डराती हो। मैं आज कहकर रखता हूं सभी माताओं बहनों को, ममता का समय पूरा होता है 4 तारीख को और 5 तारीख को आपका टाइम चालू होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। बंगाल का चुनावी मिजाज ये कहता है
इस बार बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार जनता बंगाल में परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक लंबे खूनी संघर्ष का नतीजा था, जहां बंगाल की पुलिस ने गोलियों से बंगाल की राजनीति को लाल से काला कर दिया था। सिंगूर की घटना हुई, नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ उससे पूरे बंगाल को कांप दिया था। पूरा बंगाल हिल चुका था और फिर आया मां माटी मानुष का नारा। और ये सिर्फ नारा नहीं था, ये ममता दीदी का गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से एक भावनात्मक संबंध था, एक विश्वास था। और इस विश्वास ने वामपंथियों के कैडर को, तंत्र को उखाड़ फेंका। बुद्धदेव की सरकार बैकफुट पे थी और ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे। लोगों को लगा कि ये जो खूनी संघर्ष है वो खत्म होगा और इसलिए ममता दीदी की लहर जैसी आने लगी। ममता दीदी ने वो बदलाव लेकर आई। फिर आया 2011 और 2011 में ममता दीदी ने वो कर दिखाया जो शायद नामुमकिन था बंगाल की राजनीति में, 34 साल का वामपंथी शासन। भूख हड़ताल की और उस भूख हड़ताल ने ममता दीदी को वोटों की बरसात दिलाई, सत्ता तक पहुंचाया। सूती साड़ी, एक चप्पल और झोला कंधे पर टांगे सादगी ने सत्ता की चाबी ममता दीदी को दी। आज 15 साल बाद ये सवाल उठता है कि सादगी तो है, लेकिन क्या वो सादगी वाली सोच खत्म होने लगी? और इसी सोच के साथ शायद बंगाल आगे बढ़ रहा है, सोच रहा है कि सादगी है लेकिन सोच में कोई बदलाव तो नहीं, और उसी के चलते बंगाल में कोई बदलाव तो नहीं। वो साल 2011 था। 34 साल का वामपंथी किला ढह रहा था और हवाओं में एक ही नारा था, माँ माटी मानुष। सफेद सूती साड़ी और रबड़ की चप्पल पहने ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता संभाली तो लगा कि एक नई सुबह होगी। जिस वामपंथ के अत्याचारों के खिलाफ दीदी ने लहू बहाया, बंगाल ने उन्हें उसी उम्मीद के सहारे सिर पर बैठाया कि अब यहाँ परिवर्तन आएगा। लेकिन राजनीति का चक्र देखिए। आज आरोप लग रहे हैं कि जिस लालगढ़ को दीदी ने उखाड़ा था, आज उनके शासन का तरीका उसी रंग में रंग गया। विरोधियों को कुचलना, कैडर आधारित वर्चस्व और प्रशासनिक मशीनरी का राजनीतिक इस्तेमाल। आज बंगाल के गलियारों में चर्चा है कि वामपंथ के खिलाफ लड़ने वाली ममता कब खुद वामपंथी कार्यशैली को अपना बैठी, शायद उन्हें भी खुद नहीं पता चला। आज टीएमसी का संगठन उसी तरह गांव-गांव पर हावी है जैसे कभी सीपीआईएम हुआ करती थी। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल, इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने वाले फिरते फिरते रहेंगे। कहते हैं कि सियासत में सत्ता के 15 साल बहुत होते हैं। बंगाल में 15 साल से दीदी सत्ता पर काबिज है।
अगर आज 2026 के चुनाव में बंगाल की गलियों में दीदी की सादगी पर लोगों को भरोसा है, लेकिन उनकी बदलती सोच शक के दायरे में है। बंगाल कह रहा है कि ममता दीदी वही सफेद साड़ी, पैरों में वही हवाई चप्पल पहने हैं, मतलब उनकी सादगी आज भी बरकरार है। लेकिन बंगाल के जहन में आज एक बड़ा सवाल कौध रहा है कि क्या ममता दीदी के भीतर में सादगी वाली सोच अब खत्म हो चुकी है? क्या सत्ता के ऊंचे गलियारों में पहुंचकर दीदी सादगी का सिर्फ लिबास बनकर रह गई हैं? देखिए, टीएमसी अगर आज सत्ता में है ना, तो उसके पीछे ममता दीदी की सोशल इंजीनियरिंग और इमोशनल कार्ड है। और अगर लंबे समय तक किसी को राजनीति में रहना है और सत्ता पर अपना कब्जा रखना है, तो ये दो कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ममता दीदी का भी इमोशनल कार्ड और सोशल इंजीनियरिंग। और ये सब गलियां हैं ना, ये सब वही जगह हैं जहां ममता दीदी का वोटर बसता है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ममता दीदी को पता है कि अपने वोटर को कैसे बनाना है और पकड़ के रखना है। अब महिला कार्ड की बात करते हैं, तो महिला कार्ड में उन्होंने कन्याश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, बंगाल की आधी आबादी को पक्का वोटर बना के रखा हुआ था। फिर अगर पब्लिक कनेक्ट की बात करें, तो सरकार आपके द्वार, यानी सरकार आपके आंगन तक आएगी और बंगाल के बाबुओं को अपने दफ्तरों से निकलकर सरकार के जनता के आंगन तक जाना पड़ा कि क्या काम है, सरकारी योजनाएं पहुंचानी पड़ी। तो ये पब्लिक कनेक्ट था। और फिर अगर बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, तो जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाका जो वोट करता है, वहां पे मतवा समाज और इमाम, ये दो वोट बैंक ऐसे हैं जिसको पकड़ कर रखा हुआ था इस तरीके से कि विपक्ष को ममता के सामने जैसे कि लोहा नाको चने चबाने की जो बात होती है, वैसा लगने लगा। लेकिन 2021 आया और 2021 में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया। और फिर 21 में जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने यह प्रूफ कर दिया कि वो अपने घर की शेरनी है। लेकिन अब आज हम चुनाव में जमीन की नब्ज को समझने आए, जबकि 2026 में तो ममता दीदी को प्यार करने वाले बहुत लोग मिले, लेकिन नाराज भी बहुत लोग मिले। आज हिंसा से डर लगा, महिलाओं की सुरक्षा से डर लगा, कट मनी से डर लगता है, और जो युवा हैं उनको डर लगता है कि फैक्ट्री नहीं लगी, नौकरी नहीं है, पढ़ा लिखा युवा रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, कैब चला रहा है। तो ये सारे सवाल हैं जो ममता दीदी के सामने खड़े हैं, क्योंकि सवाल तो सरकार से ही पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि इमोशनल और सोशल इंजीनियरिंग की वो माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन 2026 के चुनावी शोर में दीदी के खिलाफ नाराजगी का गुबार है। कहीं हिंसा का खौफ है तो कहीं असुरक्षा का साया। कहते हैं जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। लेकिन बंगाल का पढ़ा लिखा नौजवान सिर पर हाथ धरे बैठा है। जिन हाथ में पेन होना चाहिए वो आज रिक्शा का हैंडल थामे है। अब डिग्री के बोझ तले दबा नौजवान कैब चला रहा है तो सरकारी दावों की कलई खुलती नजर आती है। हिंदुस्तान मोटर का कारखाना यहाँ बंद हो गया, नए कारखाने आए नहीं है। युवाओं, आप चिंता मत करो, चुनाव के बाद सारे कारखाने वापिस आएंगे जिसमें मेरे युवाओं को रोजगारी मिलेगी। रोजगारी। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि बेरोजगार युवाओं को हर महीना 3,000 रुपये का चेक देंगे। एक वक्त था जब बंगाल पूरे देश को नौकरियां देता था। कोलकाता बंगाल की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आज बंगाल का नौजवान हाथ में डिग्री लेकर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर है। सिंगूर में जिस टाटा नैनो को दीदी ने भगाया था वो एक प्रतीक बन गया उद्योगों के जाने का। आज राज्य में बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हैं। आईटी हब की रेस में बंगाल पिछड़ गया। जो सोनार बांग्ला का सपना था वो अब प्रवासी मजदूरों के दर्द में बदल चुका है। चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आएंगे, वो जो भी आए,
मेरे पीछे एक बोर्ड है, उस पर लिखा है उन्नति। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस बार बंगाल में जो भी सरकार आए वो कम से कम बंगाल की उन्नति को लक्ष्य रखकर आए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अदिति नागर, बंगाल।